इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन। विद्युत रसायन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इस बात पे ध्यान दें, यहां पर दो शब्द है। एक शब्द है विद्युत और दूसरा शब्द है रसायन। रसायन मतलब पदार्थ और विद्युत मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। अब एक सवाल होता है कि क्या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा विद्युत पैदा की जा सकती है या विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रियाएं की जा सकती हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के मध्य परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। यह विद्युत रसायन की परिभाषा हुई। क्या क्लियर है आपको? तो क्या किया जा रहा है? रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बीच परिवर्तनों का अध्ययन किया जाएगा, यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाएगा। इसे हम विद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जब विद्युत केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो ये जो परिवर्तन है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, जो परिवर्तन कराई जाती है वो किसी पात्र में किया जाता है। कोई भी सेल हो, जो पेंसिल सेल लेते हैं या लेड वाला बैटरी लेते हैं या हम जो मोबाइल में लगने वाला चपटी वाली बैटरी लेते हैं, किसी न किसी एक बॉक्स के अंदर पैक होता है उसके रसायन। तो वो जो बॉक्स है या वो बर्तन है, उस बर्तन को सेल कहा जाता है। सेल किसे कहेंगे? जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराते हैं, उस पात्र को, उस वेसल को हम सेल कहते हैं। ठीक है, सेल कहते हैं। अब सेल दो प्रकार का होता है बेटा। एक सेल विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, और दूसरा विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। रासायनिक सेल में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा ई कैम यानी कि केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ई इलेक्ट्रिकल। तो ई केमिकल से ई इलेक्ट्रिकल मतलब, इसका केमिकल मतलब केमिस्ट्री। तो केमिकल रिएक्शन से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन की जाती है। हमने एक शॉर्ट में एक लाइन लिखा है, ये यहां पे होगा। जबकि विद्युत अपघटनी में क्या होता है? ई इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित की जाती है। तो इसे हम कहते हैं, उस सेल को कहते हैं हम विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल हमने देखा। अभी विद्युत रासायनिक सेल क्या है? तो विद्युत रासायनिक सेल यानी कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेल क्या? अब इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल है ना, डेनियल सेल, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनी सेल, वोल्टिक सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, ये सब सेल जो है आदि, ये क्या होते हैं? ये विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। वे सेल जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती है, इसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। या हम दूसरे तरह से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए लिख के देखते हैं। वे सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया
संपन्न होता है। विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। वैसे बहुत सारे सेल जो है इसके उदाहरण में आएगा, जैसे सोडियम निष्कर्षण की डाउन सेल, आपने 11th में इसे पढ़ा होगा। कास्टनर किल्नर सेल, साल्वेट्रफ, ये सब। तो इसका एक बढ़िया सा सिंपल सा एक फिगर बना देता हूं, सिंपल सा चीज। एक पात्र होगा, एक बर्तन होगा, इस बर्तन में विद्युत अपघट्य के गलित या जलीय विलयन होगा। दोनों में से कुछ भी होगा। विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? जिसको जल में घोलने पर आयनों में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघट्य कहा जाता है। अब इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 विद्युत चालक लगा दिए, इस तरह से। अब इसे इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। अब किसी स्रोत से, यह विद्युत स्रोत है, अब विद्युत स्रोत में बिजली भी हो सकता है, या एक पॉजिटिव भाग और एक नेगेटिव, ये बैटरी भी हो सकती है। तो यहां से इनको कनेक्ट कर देंगे इसमें। तो ये धन प्लेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए धन इलेक्ट्रोड कहलाएगा, और ये ऋण से जुड़ा है तो ऋण कहलाएगा। तो ये वाला यहां पर धन वाला एनोड कहलाएगा इसमें, और ये ऋण वाला यहां पर कैथोड कहलाएगा। ये जो दिख रहा है ये विद्युत अपघटनी सेल है। ये सेल क्या है? विद्युत अपघटनी सेल है। गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल, वे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे विद्युत धारा का निर्माण होता है। यानी ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। और एक स्ट्रक्चर बताऊंगा जो गैल्वेनिक सेल का होगा। तो ये गैल्वेनिक सेल है, इस पे होने वाली क्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो क्रिया होती है वो कैसा होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। यानी गैल्वेनिक सेल में, यानी जो भी सेल देखते होगे जो आपके घड़ी में लगा होता है, क्या बोलते हैं, रिमोट कंट्रोल में लगा होता है, या बहुत जगहों पर यूज़ करते हैं छोटे छोटे सेल, उसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव वाला रॉड होता है उस जगह पर एक क्रिया हो रही होती है, वहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, और जो पॉजिटिव वाला होता है उस पर अपचयन की क्रिया हो रही होती है। तो 2 क्रियाएं होती हैं। तो फिर सेल के अंदर ही हो रहा है। इसका पूरा मतलब हुआ कि उसमें एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया होती है। किसके अंदर? सेल के अंदर। तो इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है आज के क्लास में। तो कैसे कैसे होगा वो सेल, कैसे बना होगा, इसका बेसिक सेल क्या होगा, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। इस सेल को वोल्टिक सेल भी कहते हैं, डेनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन सा सेल? वोल्टिक सेल और डेनियल सेल के नाम से भी जाना जाता है।
देखो बेटा, इसमें दो पात्र होते हैं, दो कांच का बीकर जैसा पात्र होता है, दो बर्तन है कांच का, गैल्वेनिक सेल का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसमें एक सेल में जिंक सल्फेट का विलयन होता है, ZnSO4 का विलयन होता है का एक्वस सॉल्यूशन। AQ लिखने का मतलब होता है जलीय विलयन, AQ समझो, AQ एक्वस, एक्वस यानी पानी, पानी में घुला हुआ, एक्वा मतलब पानी होता है। दूसरे साइड इसमें होता है कॉपर सल्फेट का विलयन, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। दोनों साइड हो गया। क्या क्या बताया मैंने? एक तरफ क्या है, जिंक सल्फेट का विलयन, और दूसरे साइड क्या है, दूसरे साइड है जिंक सल्फेट का विलयन और दूसरे साइड कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक, अब देखिएगा, जिंक सल्फेट का विलयन है, उसमें डूबा होगा जिंक धातु का प्लेट। ये जिंक धातु का प्लेट है या जिंक धातु का रॉड है, जिंक धातु का रॉड है। क्या बोला मैंने? जिंक धातु का रॉड है। या जिंक छड़ कह सकते हो आप। दूसरी साइड ये होता है कॉपर धातु का छड़, कॉपर धातु का छड़। फिर समझना है क्या है, देखिए, तो इस साइड वाले को कहा जाता है जिंक अर्ध सेल। उस साइड वाले को कहा जाता है कॉपर अर्ध सेल। दोनों विलयन, ये दोनों विलयन है जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट का, दोनों विलयन से एक यू आकार की नली डूबी होती है। ये, और दोनों ही तरफ ऐसे रुई का डॉट लगा रहता है, पैक रहता है। लेकिन इसके अंदर एक अर्ध तरल जेल भरा होता है, जेल, जैम जैसा पदार्थ भरा होता है, अर्ध ठोस। इसको कहते हैं लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज, इंग्लिश में सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, हिंदी में लवण सेतु कहते हैं। सब नोट करते जाइएगा बच्चों। अब किसे और क्या नाम दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां से एक वायर निकल जाएगा, यहां से एक वायर निकल जाएगा। ये जो जिंक वाला भाग है वो ऋण इलेक्ट्रोड का काम करेगा और ये कॉपर वाला धन इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ये जो ऋण इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है ये एनोड का काम कर रहा है। अब बोले सर हमने तो धन वाले को एनोड पढ़ा है, आप तो ऋण वाले को एनोड कर रहे हो। नहीं नहीं, ये इस बात से संबंधित नहीं है कि ऋण या धन से संबंधित नहीं है। एनोड संबंधित है, जिस पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड है, जिस पर अपचयन होगा वो कैथोड है। ये
आपने जो पढ़ा है ना धन वाला एनोड, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन में पढ़ा है, और मैं विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा रहा हूँ, तो ये थोड़ा अंतर आएगा। इसके बारे में भी मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोड को हमने इसको ऋण को हमने एनोड क्यों कहा, और धन वाले को हमने यहाँ पर कैथोड क्यों कहा। तो ये यहाँ पर ये कैथोड कहलाएगा, इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, मैं कोई गलती से नहीं लेकर रहा हूँ, ध्यान रखना। एक एक चीज़ें समझाऊंगा बेटा, परेशान मत होइए बस। अब ये तो हो गया। इसके बाद अगर मैं इसे किसी सोर्स से जोड़ देता, किसी रिसीवर से जोड़ देता हूं जो विद्युत का उपयोग करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं भैया एक लाइट है जो यहां पर लगी हुई है, ये लीजिए, तो इससे कनेक्ट होते ही ये जलने लग जाएगा। चलिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इसके तरफ बहने लगता है। ये बहाव इलेक्ट्रॉन का है, न कि विद्युत धारा का बहाव। विद्युत धारा के बहाव को उल्टा दर्शाते हैं। ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन की गति है, ये इसमें आके समाहित होता है। ये सेल की स्थितियां नजर आ रही, तो सेल में क्या क्या नजर आया वो आपने देखा। इसकी क्रियाविधि क्या है, काम कैसे करता है, यही तो समझना है। फिलहाल एक छोटी सी जानकारी देता हूं। सॉल्ट ब्रिज में होता है कुछ चीजें, उसके बारे में बताता हूं क्या क्या होता है। इसमें होता है पोटेशियम नाइट्रेट, KCl प्लस अगर प्लस जल का ये पूरा का पूरा एक जेली होता है। तो ये है गैल्वेनिक सेल, जहां पर कॉपर कैथोड का काम कर रहा है और जिंक एनोड का काम कर रहा है। जिंक नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब इसमें होता क्या है, एक हल्की सी जानकारी देता हूं, जिसकी फुल डिटेल की कहानी क्लासेस जो है अगले क्लास में होने वाली है। आज इतना जानकारी रखिएगा। तो ये यहां पे एक घटना होता है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। जिंक धातु जो इसमें है, इनके परमाणुएं जो होती हैं ना जिंक धातु के, ये जिंक धातु अपनी सतह से हट करके इस विलयन में आकर, अच्छा इस बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं। ये कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट का विलयन है। तो जिंक सल्फेट का विलयन का जब आयनन होगा तो क्या होगा उसे समझेंगे। जिंक सल्फेट जो है Zn2+ और SO4 2- आयन में टूट जाएगा। जब इस विलयन को बनाया जाता है, जब ये पानी में घुलता है तो इन दो आयन में टूट जाते हैं। तो इन दोनों आयनों के बीच में एक साम्यावस्था इसमें होती है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट के विलयन में भी CuSO4 जल में घुला हुआ है, तो Cu2+ और SO4 2- की साम्यावस्था इसमें होगी। मुझे लगता है कि ये आपको सेल समझ में आ गया होगा। सेल में दो अर्ध सेल हैं, एक है जिंक अर्ध सेल, दूसरा कॉपर अर्ध सेल। दोनों लवण सेतु से दोनों विलयन जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। इसमें होने वाली क्रियाएं, यहां पर ऋण विद्युत धारा उत्पन्न होता है, यहां पर धन विद्युत धारा उत्पन्न होता है। दोनों के मिलने से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। चाहे तो आप यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा सकते हो। आप ऐसे कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि भैया ये लीजिए गैल्वेनोमीटर है, लिख देते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। वोल्टामीटर लिख देते हैं, या मैंने लाइट लगा दिया था। तो डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि एक शब्द जो आता है वह है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है? आप चाहे विद्युत अपघटनी सेल में बात करें या विद्युत रासायनिक सेल में बात करें, धातु के रॉड डुबाए जाते हैं।
धातु का ही रॉड क्यों होता है या ग्रेफाइट का रॉड क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट या धातु विद्युत के चालक होते हैं जो द्रव में या विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने में काम आता है या उससे विद्युत धारा प्राप्त करने में काम आता है। तो यहां पर उसके लिए परिभाषा हमने लिखा है, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, मैं इसको थोड़ा सा और परिष्कृत कर देता हूं, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए या विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए, विद्युत प्राप्त करने के लिए जिस चालक का उपयोग किया जाता है उस चालक को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो किसी भी सेल में, चाहे वो विद्युत अपघटनी सेल हो या विद्युत रासायनिक सेल हो, दोनों में 2 इलेक्ट्रोड होना अनिवार्य होता है। एक इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है और एक इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड धन या ऋण से संबंधित नहीं है, इस बात को ध्यान से सुनिए मेरी। एनोड उसे कहा जाएगा जिस पर ऑक्सीकरण होगा। यहां पर इस बात से रिलेट नहीं करता है कि वो ऋणात्मक है कि धनात्मक है, क्योंकि एक जमाने में जब आप पढ़ते थे तो ये बोलते थे कि सर धन वाला जो है वो एनोड है और ऋण वाला कैथोड है। जवाब में ये होगा कि धन वाला या ऋण वाले से संबंधित नहीं है, एनोड वो होगा जिस पर ऑक्सीकरण होगा। क्योंकि विद्युत अपघटनी सेलों में धन होता है, एनोड होता है धनात्मक, लेकिन विद्युत रासायनिक सेलों में ऋणात्मक होता है। तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं भी विद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे, फिर विद्युत रासायनिक सेल पूरे कंप्लीट हो जाएगा, फिर उस विद्युत अपघटन की अभिक्रियाएं देखेंगे और विद्युत अपघटन की अभिक्रियाओं में बात थोड़ी पलट जाएगी। तो इन बातों को थोड़ा सा स्पेशली हम समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, समझ लें कि एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तथा कैथोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिसमें अपचयन की क्रिया होती है। ये छोटी सी बात याद रखिएगा। कोई भी बच्चा किसी तरह की भी बात पूछते हैं तो क्लास में जब पढ़ाया जाता है उस समय हम उनका जवाब नहीं देते हैं। क्लास जब लास्ट होने वाला होता है तो आपके हर एक चैट का जवाब दिया जाता है। अगर वो टॉपिक से रिलेटेड है तो अगर हमें लगता है कि उसी समय जवाब देना चाहिए तो देते हैं, अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो, और रिलेट भी है लेकिन अगर हम उस चीज़ को, अगर आपके डाउट भी आ रहे हैं तो वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे मेरे क्लास के साथ। अगर वो मेरे क्लास के साथ कवर ना हो तो लास्ट में मुझसे चैट में बात कर सकते हो। इससे आपकी क्लास अच्छी बनेगी, आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए साहब, हम बात करते हैं आगे। इलेक्ट्रोड क्या है आपको पता चल गया। अब हम गैल्वेनिक सेल जो पढ़ रहे थे, इसको हमने वोल्टिक सेल या हमने इसको डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हमारा गैल्वेनिक सेल को हम स्पेशली पढ़ने की बात करेंगे, उनको समझने की बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? वे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, हम उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं या विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल क्यों कहा जाता है इस प्रकार के विद्युत रासायनिक सेल को? क्योंकि गैल्वेनी ने 1780 में इस सेल का आविष्कार किया था, खोज किया था, इन्होंने आविष्कार किया था बोलेंगे, इन्होंने सेल का निर्माण किया था जिससे उन्होंने विद्युत धारा का निर्माण किया था। साथ ही साथ में एक और वैज्ञानिक आए जो दूसरी जगह पर काम कर रहे थे सन 1800 में, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने, इसलिए इसको वोल्टिक सेल भी कहा जाता है। देख लें 20 साल का फर्क है, लेकिन अब इस तरह से मेन नाम तो आपका गैल्वेनिक का आना चाहिए, ठीक है? तो ये बात आप देख लीजिएगा जो भी नाम से बोला जाएगा। अब समझना ये है कि इस सेल को हमने चलिए, हमने इस सेल को बनाया था पिछले क्लास में, कुछ इस तरह से आपको याद होगा। मैं एक बार आपको वो पूरी चीज़ें आपको याद दिला दूं। गैल्वेनिक सेल को आपने बनाए कैसे थे, इसकी संरचना कैसी है, तो आपको पूरा याद आ रहा होगा। तो मैं एक बार इस चीज़ को, गैल्वेनिक
गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल किस तरह से होता है स्ट्रक्चर आपको पूरा पूरा याद आ रहा होगा, तो मैं वो स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा स्पीड में बनाऊंगा आज, क्योंकि ये इसको मैंने डिटेल में कल बताया था बनाते हुए, तो आज थोड़ा सा। तो इसमें दो पात्र होते हैं बेटा, दो कांच के बर्तन होते हैं। एक पात्र में भर दिया जाता है जिंक सल्फेट का विलयन, यहां पर होता है ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरे में भर दिया जाता है CuSO4 का विलयन एक्वस सॉल्यूशन, CuSO4 का, और यहां पर क्या है ZnSO4 का विलयन भरा हुआ है। अब दोनों में इलेक्ट्रोड डुबा दिया जाता है, एक में हमने जिंक धातु डुबा दिया है, जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है, और दूसरे में हमने कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड डुबा दिया है। काम कैसे करता है समझते जाइएगा, फिर डिटेल में आपको बताते जाऊंगा। दोनों अर्ध सेलों, दोनों ये कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा जिंक अर्ध सेल, ये कहलाएगा कॉपर अर्ध सेल, किस जगह पर कौन सी क्रिया होगी मैं बताते जाऊंगा लाइन से, चित्र बनाते बनाते। इन दोनों में क्या क्रिया होगी जरा समझेंगे, और फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा इसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट जो है यहां पर इसके विलयन में, जली विलयन में है, यानी कि जल में घुलने पर ये आयनीकृत हो जाता है, जल में Zn2+ और SO4 2- आयन में होते हैं। यहां पर कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट का भी इसी प्रकार से आयनन हो चुका है, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है, तो जल में घुलने पर ये क्या बना लिया है, टूट चुका है, घुलने पर टूट चुका है, टूटने पर क्या बनाता है ये Cu2+ आयन, और इसी तरह से SO4 2- आयन। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसके विलयन में अभी जिंक आयन है काफ़ी मात्रा में, सल्फेट आयन भी काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी मात्रा में इसमें जिंक आयन और सल्फेट आयन है, ना कि एक ही लिखेंगे, आप जितना छापना चाहें Zn2+ आप लिख सकते हैं, इतने हैं। दूसरे में भी आप देखेंगे तो यहां पर है Cu2+ आयन और SO4- आयन भी यहां पर है, दोनों में है। अब तो यहां पर आप देख रहे हो कि दोनों में क्या है, दोनों में ये विलयन में आयंस हैं। यहां पर हो क्या रहा होगा इसकी क्रियाविधि को समझिए, क्योंकि कल तो मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, आज इसे समझना है आपको। चलिए, तो इस जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अब देखिए, जैसे जिंक रॉड को इसमें डुबाया जाता है, यहां पर एक घटना होगी कि जिंक धातु का परमाणु यहां पर विलयन में चला जाता है Zn2+ बन के, ये क्या हो जाएगा Zn2+। अब बात ये हुआ कि Zn2+ कैसे बनेगा। अब आपको ये बात याद रखना है, विलयन में आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, तो Zn परमाणु के रूप में ना करके Zn टूट करके आयन बन जाती है और विलयन में ये पानी में घुल जाता है। तो इस जगह पर एक घटना हुआ है, रॉड पर, जिंक रॉड पर क्रिया हुई है, जिंक रॉड पर क्रिया। जिंक रॉड पर क्या क्रिया हुआ, जिंक रॉड पर क्रिया हुआ कि Zn ने Zn2+ बनाया और अपना 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। तो ये Zn जो है Zn2+ बन के चला गया, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन रह गया। इस तरह से ये पूरा इलेक्ट्रोड निगेटिव हो गया, ऋण आवेशित हो गया। इस कारण से ये इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित हो चुका है, ऋणावेश आ गया, इसमें ऋण चार्ज आ गया है।
तो जिंक पर ऋण आवेश आ गया। इस जगह पर जो क्रिया हुई है कौन सी क्रिया हुई है बेटा? ऑक्सीकरण। इसीलिए इसको हम कहेंगे एनोड। ये क्या काम कर रहा है? अब एनोड का काम कर रहा है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहा जाता है। तो यहां पर ये एनोड है। तो जिंक पर होने वाली क्रिया समझ में आ गया, ये हुआ। अब कॉपर में थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। Cu रॉड पर क्रिया। कॉपर रॉड पर क्या क्रिया होता है कि विलयन में जो Cu2+ आयन है वो रॉड में चला जाता है। जैसे ही रॉड में जाता है Cu2+ आयन पर ये रॉड के पास जाता है, तो रॉड के पास जाने पर क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मांग लेता है रॉड से, यानी कुछ इलेक्ट्रॉनों की मांग करता है और वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बन जाता है Cu। तो इसमें का इलेक्ट्रॉन चला गया Cu में, तो Cu क्या हुआ? Cu इसके ऊपर आकर के एक लेयर के रूप में जमने लगता है इस तरह से। अब एक ही तो नहीं आएगा, बहुत सारे आएंगे, तो इससे जमने लगेगा और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इस तरह से ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है। इलेक्ट्रोड कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो ये इसका चार्ज हो गया पॉजिटिव। चूंकि ये क्रिया जब हुई है तो क्या हुआ? अपचयन की क्रिया हुई है। ऑक्सीकरण संख्या कम होना अपचयन कहलाता है। तो इसकी ऑक्सीकरण 2 से 0 हो गया, कम हो गया, अपचयन हुआ। तब ये इलेक्ट्रोड कहलाएगा कैथोड। यहां पर ये कैथोड का काम कर रहा है। देख रहे हैं? अब इस तरह से हमने देखा कि इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है और इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसमें धन है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को तो ये ले लेता है। दूसरी बात हमने देखा कि जिंक तो यहां पर जा रहा है। इस तरह से धीरे 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 ये घुलने भी लगता है, कम होने लगता है इसकी मात्रा। ठीक है, ये लगातार चलता रहेगा, लेकिन ये तब तक चलता रहेगा जब तक पूर्ण परिपथ होगा। लेकिन अभी पूर्ण परिपथ नहीं, तो हो सकता है कुछ समय बाद साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, काम रुक जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया जब चलेगी तब जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होता रहे और यहाँ पर जित अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होना चाहता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन की मांग करते रहता है ताकि इलेक्ट्रॉन लेता रहे और Cu उसको ग्रहण करता रहे, Cu2+ को ग्रहण करता रहे। तो इस तरह से ये, इसको मैंने अगर किसी उल्टा मीटर से लगा दिया या किसी सोर्स से लगा दिया, चलो मैंने यहां पर लिख दिया वोल्टा मीटर, वोल्ट मापेगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये इस तरह से बाहरी परिपथ से होता हुआ यहां पर आने लगता है और इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। इस तरह से जिंक धीरे धीरे घुलते जाएगा और विलयन में मिलते जाएगा, काफ़ी मात्रा में ऐसे मिलते जाएगा Zn2+ के रूप में। इसी तरह से CuSO4 में से Cu2+ SO4 में से क्या है, ये इसके ऊपर जाते जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी जब तक ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होता रहेगा। लेकिन ऐसा होने पर क्या हो रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस जगह पर जिंक की मात्रा बढ़ रही है, SO4 की मात्रा घट रही है। पहले जितनी मात्रा थी तुलनात्मक रूप से अनुपात जो है जिंक की अनुपात बढ़ रहा है और SO4 की मात्रा घट रही है। इस तरफ क्या देखने को मिल रहा है, Cu इधर चला गया, SO4 की मात्रा बढ़ रही है। तो यहां पर ऋण आयन बढ़ रहा है, यहां पर ऋण आयन कम हो रहा है। तो इसको भी बैलेंस करना होगा। तो इसके जगह पर एक U आकार की नली में एक आयनिक चालक लगा दिया जाता है, जिसको कहा जाता है लवण सेतु। इसको कहते हैं लवण सेतु या सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या कहा जाता है, लवण सेतु या कहते हैं इंग्लिश में सॉल्ट ब्रिज। इस तरह से इसको सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। अब यहां पर एक बात देखें, इसके अंदर है क्या चीज, इसके अंदर आयंस हैं, मतलब कोई विद्युत अपघटनी पदार्थ का विलयन है ये, और ये अर्ध ठोस विलयन है। इसके इस जगह पर रुई का डॉट लगा देते हैं, कॉटन डॉट लगा देते हैं।
इस जगह पर है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड प्लस अगर एक प्रकार का जेल है, जैम जैसा पदार्थ है, तो इसके रहने से जेलेटिन जैसा पदार्थ होता है। अगर है ना, प्लस जल, इसके मिश्रण को पानी के साथ उबाल करके इसको इसमें डाल देते हैं। जैसे अरारोट को पानी में अच्छे से गर्म कर दें, बॉईल कर दें, उसके बाद अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो क्या बन जाता है, जैम बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये जैम बना लेती है। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इस तरह का होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, SO4 जो अधिक मात्रा में रह गया है वो इससे होते हुए आगे बढ़ेगा। इसका क्लोरीन आयन सबसे पहले आगे बढ़ता है, क्योंकि KCl में क्लोरीन है तो ये आगे बढ़ता है और इस तरफ से ये क्लोरीन के रूप में निकलते जाता है। तो ये आयंस इधर आएगा, ऋण आयन इधर आता है और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करती है। ये सेल का कार्य होता है। तो सेल कैसे कार्य करता है ये आपने देख लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, सिर्फ सिंबल में हम इसको दर्शाते हैं एक बार। चलिए देखिए, तो हम क्रिया, ये सेल की संरचना भी हो गई और क्रिया विधि भी हो गया साथ साथ। किसको क्या कहते हैं आपने पूरी चीज़ों को देख लिया, ठीक है। ये जिंक रॉड है, ये जिंक रॉड है और जिंक रॉड पर क्या क्रिया हो रही है ये भी पता चल गया। जिंक रॉड है। अब मैं अलग से और लिख दूं, से छल्लक लिख ही देता हूँ, जिंक लिख दिया तो जिंक रॉड और लिख देता हूँ। चलिए, Zn रॉड जो एनोड का काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है कौन, कॉपर रॉड, ठीक है। तो आप देख रहे हो निगेटिव वाला एनोड का काम कर रहा है और पॉजिटिव वाला कैथोड का काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि जिस जगह पर ऑक्सीकरण होगा वही एनोड होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है इसलिए एनोड है, यहाँ पर अपचयन हुआ इसलिए कैथोड है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाता है, जैसे नमक को पानी में घोलेंगे घुल जाता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य। अब शक्कर को विद्युत अपघट्य नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको ऐसा मत बोलना कि शक्कर को पानी में घोलते हैं सर वो भी घुल जाता है, तो ये विद्युत अपघट्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव दो प्रकार के आयन में नहीं टूटते हैं, क्योंकि ये सहसंयोजी यौगिक है शक्कर। तो जो सहसंयोजी यौगिक होता है वो आयनों में नहीं टूटते हैं, आयनिक यौगिक टूटते हैं। आयनिक यौगिक में पॉजिटिव और निगेटिव होता है, पॉजिटिव भाग धातु होते हैं और निगेटिव भाग अधातु होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो मैंने कहा ये विद्युत धारा प्रवाहित करते, तो लिखा है पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो ये विद्युत अपघट्य कहलाता है। इसका दूसरा परिभाषा क्या हो सकता है कि वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब इसी बात को हम उदाहरण में ले लेते हैं। चलिए, उदाहरण यानी जिनमें धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं, NaCl, NH4Cl, KCl, HCl, HBr, H2SO4, यानी जितने अम्ल होते हैं सब विद्युत अपघट्य होते हैं नॉर्मली। लवण होते हैं विद्युत अपघट्य होते हैं, CH3, COONA, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आदि। ये सभी क्या होते हैं बेटा, विद्युत अपघट्य होते हैं। एक्चुअली ये आयनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं ये, आप याद रखेंगे, ये आयनिक यौगिक होते हैं। तो विद्युत अपघट्य क्या है हमें क्लियर हो चुका है। विद्युत अपघट्य दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का विद्युत अपघट्य, दो प्रकार का। एक कहलाता है दुर्बल विद्युत अपघट्य और दूसरा कहलाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। हमें यह भी जानना चाहिए प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, यह भी हमें जानना चाहिए। तो प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, तो मैं बोलूंगा यहां पर ये दो प्रकार के होते हैं। कौन, विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य के प्रकार दो प्रकार। तो पहला प्रबल विद्युत अपघट्य है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? वे विद्युत अपघट्य जिनको पानी में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। यहां तक कि अगर तनु विलयन भी होगा तो भी पूर्ण रूप से टूट जाएगा आयनों में। ऐसे विद्युत अपघट्य को कहा जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य। उदाहरण, नॉर्मली जितने अकार्बनिक यौगिक होते हैं ना वो सभी इसी एग्जाम्पल में आएंगे। जितने अकार्बनिक अम्ल है जैसे HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, ये सारे अम्ल जो होंगे प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे। प्रथम वर्ग के जितने भी धातुएं हैं उनके जितने भी कंपाउंड होंगे वो सभी, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, कोई भी चीज़, एग्जाम्पल में बहुत सारे चीज़ें ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी चीज़ें क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। क्षारों में देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आदि, ये सारे प्रबल विद्युत अपघट्य। तो कुछ और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे NH4Cl, ये प्रबल विद्युत अपघट्य में आएगा। अमोनियम क्लोराइड, लेकिन NH4OH जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य में आएगा। ये NH4Cl, CH3COO, Na, ये सभी प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य की एक विशेषता होती है कि इनको, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, NaCl, इसको पानी में घोला मैंने तो ये टूट गया सीधा सीधा Na+ और Cl- में टूट जाते हैं। ये प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। इसी तरह से मैं कुछ और एग्जांपल ले दूं, चलिए, CH3COONa, इसको भी पानी में घोलता हूं तो क्या हो जाएगा? ये CH3COO- तथा Na+। आप जितना एग्जाम्पल लिखना चाहे लिख दें, मैं तो एक्स्ट्रा ही लिख के दूंगा आपको, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, इसलिए मैं अपने तरफ से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ही देते जाऊंगा, है ना। तो याद रखिएगा, ये प्रबल विद्युत अपघट्य हुआ। अब बात करते हैं, दूसरा शब्द है, यानी यहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखना, पूर्णतः आयनित होते हैं, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा। वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं। पूर्णतः आयनित होना मतलब पूर्ण रूप से टूट जाना। इसमें तीर का निशान एक ही दिशा में हम लगाएंगे ऐसी कंडीशन में, याद रखना। लेकिन जब दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करते हैं तो वो क्या होता है? वो जलीय विलयन में पूर्ण से आयनित नहीं होते हैं, वो आयन और अणु के बीच में एक साम्यावस्था स्थापित कर लेते हैं। तो ये साम्यावस्था कैसे होगा, जरा देखते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य में एक एग्जाम्पल, तो यहां पर यही बात लिखा कि आंशिक रूप से आयनित होते हैं, आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, यानी पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है। ये कम मात्रा में वियोजित होते हैं, आंशिक रूप से वियोजन का मतलब यही हुआ। तो वे विद्युत अपघट्य जो थोड़ी मात्रा में पार्शली क्या होते हैं? वियोजित होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, इसको क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखें। तो उदाहरण क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बेरियम सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के बहुत सारे एग्जाम्पल है, थोड़े कम एग्जाम्पल है। सिल्वर क्लोराइड, ये आदि, ये क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। इनकी क्या विशेषता है? एक एग्जाम्पल लेता हूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलोगे तो ये टूटेगा, पानी में घोलोगे तो किस में टूटेगा? NH4+ और OH- में टूटेगा, दो आयनों में टूट गया। लेकिन ये आयन आपस में मिलकर के फिर ये भी बनाते हैं, मतलब पानी में ये भी उपस्थित है और ये भी उपस्थित है, इसलिए तीर का निशान दोनों साइड में आपको देखने को मिल रहा है। तो लेकिन इसमें आपने तीर का निशान केवल एक दिशा में, यानी इसके टूटने बस है, यानी पूर्ण रूप से टूट करके अब ये नहीं बचेगा, वही रहेगा। इसमें क्या हुआ? ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। एक एग्जांपल देखते हैं, CH3COOH में, इसमें भी यही होगा। जल में घोलने पर CH3COO- और H+, इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। जब यह पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता तो इसका जलीय विलयन विद्युत के कम चालक होते हैं, जबकि
इसमें हम देखेंगे विद्युत के उच्च चालक होते हैं, इसकी चालकता अधिक होती है प्रबल विद्युत अपघट्टे की इसके विलयन में। तो विलयन में आयंस कम रहेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्टे में तो चालकता भी कम होगी। इसमें प्रबल विद्युत अपघट्टे में आयंस ज़्यादा रहते हैं तो चालकता अधिक होती है, बस यही फर्क है। तो विद्युत की चालकता मतलब जिसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित हो सकती है ना, तो अधिक चालक कहलाएगा, उच्च चालक कहलाएगा। विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है, उसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्टे कहलाएगा। चलिए साहब आगे बात करते हैं विद्युत अपघटन में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के प्रकार। यहां पर इस बारे में बात करते हैं, विद्युत अपघटन जब कराते हैं तो क्या करते हैं हम? यही तो करते हैं ना बेटा कि एक पात्र लेते हैं, कांच का एक पात्र है, इसमें मैंने 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगा दिए। अब इलेक्ट्रोड क्या है हमने पिछले क्लासेस तक पढ़ा है इस चीज को, मोटा पतला जैसा भी होगा। अब ये है विद्युत अपघटनी विलयन। इस विलयन को क्या कहेंगे? जिसमें ऐसा विलयन जिसमें विद्युत अपघट्टे घुला हो, विद्युत अपघटनी विलयन कहलाता है। जैसे पानी में नमक घोल दिया मैंने, तो नमक के इस विलयन को कहूंगा विद्युत अपघटनी विलयन कहूंगा। सिल्वर नाइट्रेट घुला है तो मैं कहूंगा विद्युत अपघटनी विलयन है, यानी विद्युत अपघट्टे घुला है तो विद्युत अपघटनी विलयन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटनी विलयन। इसमें हम किसी सोर्स से, किसी सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें विद्युत धारा प्लस माइनस, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये सेल के, बैटरी के या एडाप्टर के पॉजिटिव चार्ज जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और निगेटिव से जुड़ा हुआ है निगेटिव होगा। पॉजिटिव वाला यहां पर एनोड कहलाएगा और निगेटिव वाला यहां पर कैथोड कहलाएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए और ये प्रूव भी करेंगे हम आगे जाके। तो यहां पर आप देख रहे हैं विद्युत अपघटन की प्रक्रियाएं। बेटा विद्युत अपघटन सीखने का एक ही मौका मिलेगा, बढ़िया मौका मिलेगा मेरे इस क्लास से, इसलिए आप विद्युत अपघटन की इस चीज को, इस प्रक्रिया को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलो साहब आगे बात करता हूं। विद्युत अपघटन में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के प्रकार। इलेक्ट्रोडों को आपके एनसीईआरटी की बुक ने और दूसरे बुक्स ने 2 प्रकार का माना है। अब ये बोलेंगे सर 2 प्रकार कैसे हुआ? एक तो एनोड होता है, कैथोड होता है। नहीं बेटा, इस शब्द से नहीं। एनोड कैथोड क्या होता है हमने अलग तरह से पढ़ा है। यहां पर कहा जाता है निष्क्रिय इलेक्ट्रोड और सक्रिय इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को 2 प्रकार में बांटा गया है, एक निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, और दूसरा होता है सक्रिय इलेक्ट्रोड यानी एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का हुआ, इनर्ट इलेक्ट्रोड और सक्रिय इलेक्ट्रोड यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब यहां पर निष्क्रिय इलेक्ट्रोड किसे कहा जाएगा यह समझेंगे, तो सक्रिय इलेक्ट्रोड किसे कहा जाएगा इसे समझते हैं। तो याद रखना, वे इलेक्ट्रोड जो विद्युत अपघटन के समय अभिक्रिया नहीं करती है उसे हम निष्क्रिय इलेक्ट्रोड कहेंगे। वे इलेक्ट्रोड जो विद्युत अपघटन के समय अभिक्रिया नहीं करती है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड कहलाता है। उदाहरण, प्लेटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट आदि। ये तो धातु है दोनों, प्लेटिनम और गोल्ड।
लेकिन ग्रेफाइट जो है धातु नहीं, आपको पता होगा कार्बन का एक अपरूप है। ये सभी निष्क्रिय है, ये रिएक्शन के समय किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करता है, यानी जब विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती तो उस अभिक्रिया के दौरान ये कोई रिएक्शन नहीं करता, तो इसको कहा जाता है निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। दूसरा इलेक्ट्रोड कहलाता है सक्रिय इलेक्ट्रोड। मतलब ये सक्रिय मतलब क्या हुआ, तो क्या लिखोगे इसमें, वे इलेक्ट्रोड जो विद्युत अपघटन के समय अभिक्रिया करती है। उदाहरण, आप उदाहरण में लगभग किसी भी धातु को दे सकते हो आप, जैसे कॉपर, सिल्वर, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम आदि। ये सारे जब रिएक्शन कराई जाती है तो उस समय रिएक्शन कर जाता है। अब ये रिएक्शन कब होगा, कहाँ पे होगा, तब ये इलेक्ट्रो रिएक्शन करेगा, ये अलग बात है, पर ये रिएक्शन में भाग ले सकता है रिएक्शन के समय। ठीक है, तो दो प्रकार का इलेक्ट्रोड हुआ, तो हमारे दिमाग में आगे पूरी बातें। तो ये है कौन वैज्ञानिक, फैराडे। फैराडे ने दो नियम दिया था, विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और दूसरा उन्होंने दिया था विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। चलिए, दो नियम आपके पास ना, पहला प्रथम नियम, कुछ नाम थोड़े अलग है दोनों में तो लिखा है प्रथम और द्वितीय, यही तो शब्द है क्या। दो नियम दिया, किसके लिए दिया उसने, बोलो, ये प्रथम नियम और द्वितीय नियम किसके लिए दिया, विद्युत अपघटन की क्रिया। हमने जो देखा ना ये वाला कि इस जगह पे पदार्थ मुक्त होते हैं, उसी को उन्होंने शब्दों में पिरोया। उन्होंने कहा इस जगह पर जो पदार्थ मुक्त होगा, जितना विद्युत आवेश प्रवाहित करोगे, जितने देर तक प्रवाहित करोगे, जितनी विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित करोगे, उतना ही ज्यादा मात्रा में पदार्थ मुक्त होगा। बस यही कहानी है, जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित करोगे उतना ज्यादा पदार्थ मुक्त होगा। तो ये भी ज्यादा वो भी ज्यादा, यानी समानुपाती यार। बोलो, जितने बार थप्पड़ मारूंगा उतना ही ज्यादा दर्द होगा, ये समानुपाती हुआ नहीं। बोलो, अब बोलो, जितने बार थप्पड़ मारूंगा उतना ही कम दर्द होगा, वो व्युत्क्रमानुपाती है। मारते रहो, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम, अब तो नहीं लग रहा मार, ये व्युत्क्रमानुपाती है। और जितने बार मारते रहूंगा और उतना दर्द बढ़ता रहेगा, तो क्या है। अब समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, समानुपाती मतलब समान रूप से, ये बढ़ा तो वो बढ़ा। पढ़े थे ना पिछले साल 11th में, क्या पढ़े थे, बायल का नियम है ना, क्या पढ़े थे, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम। बायल का नियम में क्या बोले थे, जितना ज़्यादा दाब लगाओगे आयतन कम होता है, यानी दाब लगाना, दाब गैस पर लगाया गया दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलो, व्युत्क्रमानुपाती मतलब आयतन और दाब उल्टा, दाब बढ़ाओ आयतन घटा। सिरिंज में आपने गैस भर दिया और दबाया तो गैस का आयतन कम नहीं हो जाएगा, पिस्टन अंदर घुस जाएगा, तो है ना। आयतन मतलब एरिया, यस, उस जगह का वॉल्यूम, ठीक है, उसके अंदर की जगह जिसको वॉल्यूम कहते हैं। अब दूसरा क्या हो जाएगा, एरिया नहीं होगा ना, एरिया अलग शब्द है। फिलहाल और क्या बोला मैंने, ताप के साथ जितना ज्यादा गर्म करोगे आयतन उतना बढ़ता है, तो क्या हो, समानुपाती। तो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आप 11th के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ लिए थे यार, सही है। तो हर वो चीज जो आप पढ़ते आ रहे हो वो इसी का उपयोग करें, क्योंकि नया चीज नहीं होगा। तो देखिए ये हुआ, तो यहां पर जो कहा गया है इस विलियम में, मतलब फैराडे ने कहा विद्युत अपघटन जो होगा किसी भी विलियन में, मतलब विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा यानी W, जितनी अधिक मात्रा में प्रवाहित करोगे उसमें जितनी विद्युत की मात्रा प्रवाहित की जाएगी, विद्युत की मात्रा मतलब Q, यानी आवेश बोलते हैं जिसको, उसके क्या होता है, समानुपाती। अब थोड़ा यार परिभाषाओं को सजाने भी आना, ये विज्ञान है, जो कुछ लिखा जाता है उसको सजाना कहते हैं। किस में हो रहा है, जब हम विद्युत अपघटन कहते हैं, ऐसे थोड़ी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके आवेश के समान, ये तो सही है, लेकिन
उस चीज़ को क्या करना है बेटा, सजाना है। जितनी आप सजाओगे, जितना सही तरह से कंप्लीट बात करोगे, उतना ही बेहतर मार्क्स मिलेंगे। तो क्या है क्या है, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, या तो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेंगे या विद्युत अपघट्य का गलित लेंगे। गलित मतलब क्या, पिघलाया हुआ या पानी में घोला हुआ। तो मैंने भी दिखाया भाई आपको, पहले जलीय में दिखा रहा था, फिर मैंने गलित में दिखा दिया। तो विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होगी उसमें प्रवाहित आवेश की विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। तो इस जगह परिभाषा याद समझ में आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात इसकी परिभाषा के अनुसार हमारा हो गया मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा Q के समानुपाती होता है। हो गया विज्ञान कंप्लीट। कठिन है? आप बोले सर W क्या है, समझ में आता है W क्या है, मुक्त होने पदार्थ का द्रव्यमान कितना ग्राम मुक्त हुआ है, वही हुआ ना। और Q क्या है, विद्युत की मात्रा या विद्युत का आवेश, समानुपाती, यही विज्ञान है। अब इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। चलिए, अगर समानुपात चिन्ह हटाते हो तो कोई ना कोई तो स्थिरांक आता है, चाहे K लिखो या कुछ पता है तो वो लिख दो। तो क्या है हमारे पास, यहां पर आता है Z इंटू Q। एक चीज और जानते हो, विद्युत का जो आवेश होता है ना Q, वो I इंटू T होता है। ठीक है, तब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर मैं एक एक बात करूंगा कि W क्या है, ये सब चीजें मैं बता देता हूं। यहां पर W क्या है, Q क्या है, I क्या है, T क्या है, Z क्या है। ठीक है, ये तो संकेत लिखे तो बताना पे तो पड़ेगा आपको। तो W क्या है, मुक्त पदार्थ, मैं सीधा पदार्थ का द्रव्यमान लिख सकता था ना, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल लिखना है, का द्रव्यमान। ये लीजिए, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं इन ग्राम, मतलब ये ग्राम में होगा, किलोग्राम में नहीं होगा, मिलीग्राम में नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्या है, ये विद्युत की मात्रा, विद्युत की मात्रा भी कहते हैं या कह सकते हैं आवेश। ठीक, ये क्या है, I विद्युत धारा। विद्युत धारा किस में होगा, एम्पियर में वैल्यू होती है। ठीक है, किस में वैल्यू होती है, एम्पियर में। T समय है, कितने समय तक आपने प्रवाहित किया, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित किया। पहली बात हुआ I मतलब कितनी विद्युत धारा प्रवाहित किया आपने। देखिए यहां पर ये चित्र है, तो ये जो इस सेल के द्वारा आपने कितनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित किया। भाई सेल कम विद्युत धारा प्रवाहित करो, भाई 1 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट, कितने की ताकत लगाई जाती है इसमें, एम्पियर मीटर होता है, इसमें ज्ञात किया जाता है। तो कितनी विद्युत धारा आपने प्रवाहित किया, दूसरा कितने समय तक प्रवाहित किया। तो स्टॉप वॉच रखोगे, बोलो जितने ज़्यादा देर तक प्रवाहित करोगे उतनी ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन गैस मिलेगा। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ का विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, अब स्ट्रेंथ तो अलग अलग हो सकता है ना भाई, जितने ज़्यादा सेल लगाओगे उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यस, तो जितना स्ट्रेंथ रहेगा उतना जल्दी होगा। आपने ले लिया एक वो सेल, वो क्या बोलते हैं, घड़ी का सेल ले लिया और विद्युत धारा प्रवाहित करा। सर गैस तो बहुत धीरे निकलता है, ये देखो सर, ये दे बलबुला आया एक ठो, 2-4 ठो सेल लगा लो, ये देखो सर आ गया। और अगर और ज़्यादा लगा दिए, देखो देखो सर बहुत सारा निकल रहा है, फास्ट बढ़ गई। तो वो है विद्युत धारा की मात्रा। ओके, हाँ जी, छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। और विद्युत धारा की मात्रा, समय का भी ध्यान रखें, जितनी ज़्यादा देर तक प्रवाहित करेंगे उतनी ज़्यादा क्लोरीन गैस मिलेगा या दूसरी गैस चीज़ मिलेगी। यही बात कह रहा है। इतनी छोटी, बोले सर इतनी छोटी बात तो मैं भी कह सकता था, मैं समझ गया सर, ये बिल्कुल वो नहीं था, मतलब वैज्ञानिक नहीं था। भाई साहब यही तो वैज्ञानिक है जिसने बड़ी बड़ी चीज़ों को कह दिया। देखते रहिएगा साहब, आगे चलते हैं। ये समय है, समय किस में है, सेकंड में। ठीक है, समय किस में है, सेकंड में। फिर बात करते हैं Z, ये है विद्युत तुल्यांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक का नाम दिया जाता है। Z को क्या कहता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलेंगे, विद्युत
रासायनिक तुल्यांक। अब ये तो हो गई बात। एक आपके लिए जानकारी देता हूं, नोट, आप इस चीज को हमेशा जानिए, इसका क्या मतलब होता है। Z जो होता है E/F होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर E क्या चीज है बताता हूं। E है तुल्यांकी भार, चैप्टर 1 में पढ़ाया गया है आप लोगों को, सबको। दूसरा F फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक F है और इसका जो मान है वो याद रखिए 96,500 कूलम्ब। इसका भी एक बड़ा महत्व है, इसका बड़ा अर्थ है, इस बात को ध्यान रखें। तो ये याद रखें। तो अगर आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हो, Z इज इक्वल्स टू, ये भी लिख सकते हो, Z इज इक्वल्स टू E/96,500 भी लिख सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहता है कि यदि दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दें, ठीक है। अब श्रेणी क्रम क्या वो भी बताऊंगा। श्रेणी क्रम में व्यवस्थित कर दें और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें, यानी कि विद्युत अपघटन कराएं, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समान होते हैं। सभी एक से अधिक विद्युत अपघट्य खुले हुए हैं। तो यहां पर मैंने आपके लिए परिभाषा लिखा है, श्रेणी क्रम में दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनी सेलों को जोड़ देने पर समान मात्रा में विद्युत आवेश प्रवाहित होती है। याद रखना, Q का मान समान होगा सब में, क्योंकि एक साथ देखो समान समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है और समान आवेश प्रवाहित किया जा रहा है। तो सब में आवेश बराबर हो गया, विद्युत धारा बराबर हो गया, एम्पियर बराबर, विद्युत धारा सब बराबर है। तो इसलिए कहा कि आगे Q सबके लिए बराबर होगा। तब उसके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा यानी कि W उसके तुल्यांकी भार यानी कि E के समानुपाती होगा। तो इसका मतलब यह हुआ W समानुपाती E होगा। दूसरा सेल होगा 4, 5, 10, 15 लगा दे जितना लगाना है, मैं कम से कम 3 लगा देता हूं। चलिए कि 3 सेल है मेरे पास, तीनों सेल में मैंने अलग अलग तरह के पदार्थ लिए, है ना। तीनों में एक तरह के पदार्थ ने लिया। किसी में मैंने A पदार्थ लिया तो A सेल कहलाया, दूसरे में B पदार्थ लिया, किसी में C पदार्थ लिया। या मान लेते हैं कि भाई इसमें मैंने NaCl घोल दिया है, इसमें CuSO4 घोल दिया है, इसमें ZnSO4 घोल दिया है, या सिल्वर नाइट्रेट घोल दिया है, कोई भी चीज़, इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो ये समझो मैंने 3 सेल बनाया ABC और तीनों में अलग अलग चीज़ें घुली हुई हैं, ठीक। अब यहाँ पर एग्जैक्ट इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि नियम है, उसने नहीं कहा है ना सिल्वर नाइट्रेट घोलेगा, ऐसा तो नहीं बोला, तो इसलिए। अब यहाँ पर देखिए 3 जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाता हूँ। विद्युत अपघटन कराया तो क्या लगाओगे, इलेक्ट्रोड्स तो लगाओगे क्या। ये मैंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिया। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा मैं। ये माइनस है और ये प्लस है। इसी के आधार पर किसी सेल में, तो एक सेल में मैंने इस इलेक्ट्रोड में लगाया, पहले इलेक्ट्रोड का ये लगा दिया। सर ये इसमें जाएगा तो विद्युत धारा कैसे जाएगा, जाएगा ना। अब इसका ये वाला है, उसको उसके में डाल दिया, फिर ये वाला है उसको इसमें डाल दिया, तो कौन सा माइनस हुआ, ये प्लस हुआ और ये क्या हुआ, माइनस हुआ। अब बोलो सर ये तो ठीक है, पर ये तो ये प्लस है तो ये क्या हुआ, क्यों, क्योंकि इसके माइनस इलेक्ट्रिक, देखो सेल से हो करके ये माइनस यहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक, ये माइनस, तो सर सेल से माइनस तो ये भी माइनस होगा। अरे नहीं, इस तक कहाँ कौन पहुँचा, ये प्लस ये है और ये प्लस इस सेल तक पहुँचा प्लस, और इधर से इससे माइनस आया,
इसी तरह से इधर से प्लस इसमें जा रहा है, मतलब सीधा से मैंने पूरा एक एक्सप्लेन किया है, पर ध्यान रखिए ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सीधा सा तरीका है, मतलब एक का प्लस दूसरे के माइनस के साथ जुड़ता है, ये श्रेणी क्रम कहलाता है। इसमें कोई पदार्थ घुला हुआ है। अब बताओ, जब मैंने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो जितनी बैटरी की स्ट्रेंथ होगी, एम्पियर वैल्यू, वो सब में समान होगा। सब टाइम भी अगर जितने देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, सब में समान टाइम तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा, मतलब तीनों सेल में Q का मान हमेशा बराबर रहेगा। ठीक। अब दूसरी बात, यहां पर अगर मुक्त होने वाला पदार्थ है, इस जगह पर मुक्त होने वाला पदार्थ है, इस जगह पर मुक्त होने वाला पदार्थ है, तो वो कैसे मैं समझूंगा? तो देखो, मैं प्रथम नियम को ला करके फिर अगले स्टेप में चलूंगा। ठीक है, प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा? प्रथम नियम में आपने क्या पढ़ा है? W इज इक्वल टू Z Q, या W, हाँ ये हुआ। और आपने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले? आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि भैया Z इज इक्वल टू होता है E बाई एफ। एफ एक फिक्स वैल्यू है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? E बाई एफ इंटू क्यू। अभी कोई क्लास नहीं है ना? चलिए, ये हो गया। तो मैं यहां पर Q इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बोलो? Q इज इक्वल टू W इंटू एफ बाई ई होगा, बोलो। अब ये कह रहे हैं सेल 1 के लिए क्या होगा? इस जगह पर मुक्त होने वाले पदार्थ की बात करता हूं तो W1 होगा। इसमें मुक्त होने वाले पदार्थ को बोलेंगे W2, क्योंकि अलग अलग पदार्थ है तो मुक्त होने वाले पदार्थ बराबर नहीं हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इस जगह पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा क्योंकि W3 होगा, तो क्या होगा? सेल 1 के लिए क्या होगा? Q इज इक्वल टू W1 इंटू एफ बाई, ये तो स्थिरांक है, E1, क्योंकि इस पदार्थ का तुल्यांकी भार अलग होता है। हर पदार्थ का अपना एक तुल्यांकी भार, जैसे अणु भार अलग अलग होता है ना, वैसे तुल्यांकी भार अलग होगा। सेल 2 के लिए क्या होगा? क्या होगा? तो होगा Q इज इक्वल टू W2 इंटू एफ बाई E2। मैं दोनों सेल के साथ लेके चल रहा हूं, अतः क्योंकि तीसरे में भी वही होगा, तीसरे भी लिखना चाहते हो तीसरे भी लिख सकते हो। सेल 3 के लिए 4 भी लिखना तो 4 में भी वही होगा, Q इज इक्वल टू W3 बाई E3 इंटू एफ। अतः तीनों में आवेश बराबर है, Q बराबर है, तो क्या होगा? अतः W1 इंटू एफ बाई E1 इज इक्वल टू W2 इंटू एफ बाई E2। तो एफ एफ कट जाएगा बेटा, तो क्या हुआ? तीसरा भी लिखना चाहो तो W बराबर हो जाएगा, है ना, वो भी कट जाएगा, तो कितना हुआ? W1 बाई E1 इज इक्वल टू W2 बाई E2 होगा। या ऐसा भी लिख सकते हो, W1 बाई W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2। अर्थात हमें ये पता चला कि ये दोनों के समानुपाती हैं, अर्थात W समानुपाती E। ओके, तो E क्या है? तुल्यांकी भार हमने पहले से भी कर लिया। अगर कुछ भी नहीं लिख सकते, दिमाग काम ही नहीं करता, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अर्थात W इज इक्वल टू, नहीं, W समानुपाती E, जो कि मैंने शुरू में ही बता दिया था। समझ में आ रही बातें? तो आपकी क्षमता कैसी है डिपेंड करता है। W समानुपाती E, इतना भी लिख करके आते हो एग्जाम में तो फाइनल हो जाएगा। अब ये लिखते हो तो आपको सीधा सीधा मतलब निकलता है, W समानुपाती है चिन्ह कटाव के E हो गया, तो क्या होगा? K बराबर क्या हो जाएगा? W बाई E। तो अगर K समान है तो आप लिख सकते हो W1 E1, जैसे आपने पढ़े थे ना बैल के नियम में, ठीक है, सॉरी चार्ल्स के नियम में, है नहीं? तो क्या हुआ? W2 बाई E2। वही हुआ कि नहीं हुआ? मैंने यहां पर प्रथम नियम को क्यों लाया? क्योंकि हम विज्ञान को एकदम जंप नहीं करा सकते। ओम के नियम में, ओम का नियम जब आप कर रहे थे, मैं तो सीधे एक लाइन में पढ़ा सकता था बेटा, एक लाइन में, कि भाई इसने दिया था, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था 1826 में। उन्होंने कहा, क्या कहा
कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर को V से दर्शाएंगे, उसमें बहने वाली विद्युत धारा को I से दर्शाएंगे, दोनों के समानुपाती होते हैं, तो V समानुपाती I, अर्थात V समानुपाती चिन्ह हटाते हैं और जब भी तो एक स्थिरांक आता है, ये स्थिरांक को R से दर्शाते हैं, और ये R क्या है बताता हूं। फिर यहां पर हुआ, अगर मैं इसको लिखूं तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा। यहां पर V है विभवांतर और I है विद्युत धारा और R है प्रतिरोध। हो गया मेरी पढ़ाई। तो यही पढ़ाना चाहते हो, यही पढ़ना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो यही लिखना है। दिमाग का बटन खुलना चाहिए। बस हमारी है। क्या कह रहा है, जितनी ज्यादा विभव में अंतर होगा, तलों में अंतर होगा, ताकत में अंतर होगा, उतना ही ज्यादा बहाव में वृद्धि होगी। समझ में आई बातें? तो यही बोल रहा है विभवांतर, यानी तो क्या बोलेंगे, विद्युत धारा के अवरोध को प्रतिरोध। अवरोध मतलब, अरे ब्रेकर कहते हो ना, बोलो। पाइप है, पानी है, पाइप में पानी ले जा रहे हो तो पाइप छोटा है, अच्छे से पानी निकलता तेजी से, और एकदम दूर ले जा रहे हो पाइप में तो पानी क्या हो जाती है, बहाव कमजोर हो जाता है। नहीं, क्यों? क्योंकि उसको दबाल उसको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा करके उसको रोक रहा होता है, बहाव होता है ना। वही बात वायर के साथ होता है कि हर एक वायर में अपना एक थोड़ा बहुत प्रतिरोध होता है, जिसकी वजह से पूरी इलेक्ट्रिसिटी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। प्रतिरोध का नियम यह कहता है कि जितना लंबा होगा चालक, यानी चालक की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या हुआ, प्रतिरोध को हम R से दर्शाते हैं, बोलो सही है। तो लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा, मोटाई बढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, तो उसका प्रतिरोध घटेगा। यानी कि अगर, वही बात बता दूं, पतला पाइप में दूर ले जा रहे पानी है ना, जितना लंबा पाइप रखोगे उतना क्या होगा, पानी कम आएगा, छोटा रहेगा तो ज़्यादा आएगा, तेजी से आएगा। लेकिन अगर उसकी जगह पे आपने मोटा पाइप लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पानी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। वैसे ही वायर में भी होता है, जितना मोटा रहेगा वायर उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जब ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो प्रतिरोध क्या हुआ, कम हो गया। तो प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का व्युत्क्रम होता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एरिया। तो इस तरह से दोनों को अगर मिला दूं तो R समानुपाती L बाई A होगा। अब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक आएगा हमारे पास स्थिरांक L बाई A, ये साइंस है इसका। तो ये बात मैं यहां पर आपको समझाता हूं। पहली बात, चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक। चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के, जितना ज्यादा लंबा होगा चालक, यानी जितने दूर तक करंट भेजना होगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा, यानी कि चालक को लंबा नहीं रखना है। अगर आपके घर में ये मशीन है और ये मॉनिटर है तो जितना छोटा हो सके आपको क्या लगाना पड़ेगा, HDMI लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ऐसा है कि भाई आपको मजबूरी है कि यहाँ पे आपने CPU रखा है और मॉनिटर वहाँ रखा है, तो आपकी मजबूरी हो गई, तब फिर उधर आप कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, उसको बताता हूँ आपको, प्रतिरोध हटाने के लिए। तो इसका मतलब हुआ प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरी बात क्या, प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होगा, R व्युत्क्रमानुपाती एरिया। इस प्रकार से इस समीकरण 1, समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को मिला दें, मिलाने पर तो R समानुपाती L बाई A, तो हमारा क्या मिल जाएगा, R इज इक्वल्स टू एक स्थिरांक आएगा रो है ना, रो ऐसे रो जैसे रो जैसे दिख रहा है ना, तो रो, चल ठीक है। तो ये रो, तो क्या हो गया L बाई A। तो यहां पर क्या क्या चीजें हैं मैं बता देता हूं। ये है आपका फॉर्मूला, समझ रहे हो, मेहनत कर रहा हूँ यार, सिंपल पढ़ा के भाग जाता हूँ मैं 50 टीचर, ठीक है। तो आप मेरी मेहनत को आप लोग सम्मान करोगे तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हैवी पढ़ाते हैं तो मैं एक काम कर दूंगा, पढ़ा दूंगा। क्या चाहिए, पढ़ना है कि सीखना है, समझना है लाइफ के साथ जोड़ के। अगर लाइफ के साथ जोड़ के सीखोगे ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, और अगर सिर्फ पढ़ोगे
वो तो कर रहा है, लाइफ पर कर रहे होगा, मैं ही नहीं करता, कोई और करता होगा तो देख लेना। ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज़ हो गई फॉर्मूला। तो यहाँ क्या क्या चीज़ है बताओ तो चलो, यहाँ पर क्या क्या चीज़ है बोलो। आर क्या है, रो क्या है, रो ऐसे करके ऐसे छोटा सा लिखा जाता है ना, वो हाथ से बनता नहीं है, पी जैसा हो जाता है। ठीक है, एल ए क्या चीज़ है बोलो, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध होता क्या है, बहाव में अवरोध, स्पीड में अवरोध। इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड में अवरोध को हम बहाव कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो क्या बोलेंगे, क्लियर हो गया ना। हाँ चलो यहां पर बोलो, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ये चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, ये चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं आगे। ये विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या है ये ढूंढते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या होगा, इसको जरा समझो। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है कि इकाई आयतन मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी एक क्यूब है, छोटा सा समझिए। ये लीजिए, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका जो भी प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोध कहलाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। तब 1 सेंटीमीटर क्यूब का प्रतिरोध जितना है वो क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध। तो 10 सेंटीमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, उसी के अनुसार मल्टीप्लाई करते जाइए। तो यहां पर इसको हम प्रूव कर रहे हैं, बस इतना ही परिभाषा याद रखना चाहिए और कुछ नहीं। फिलहाल हम क्या जानते हैं, क्योंकि क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। बोलो, तो हम एल का मान कितना है बताओ, एल लंबाई 1 सेंटीमीटर बोलो, और एरिया मतलब क्या हुआ, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुणा लंबाई, कितना है ये, 1 गुणा 1 बराबर 1 सेंटीमीटर। हो गया। तो मैं इसमें मान रखता हूं तो क्या होगा, बोलो, मान रखने पर आर इज इक्वल टू रो एल बाई 1/1 कितना हो जाएगा, लिख ही दूं उसको भी, चलिए मैं लिख ही देता हूं, 1/1 यानी कि आर इज इक्वल टू रो। तो रो क्या हुआ, प्रतिरोध के बराबर है, कब, कंडीशन जब उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर छोटी सी क्यूब की जो प्रतिरोध होगा वह प्रतिरोध क्या कहलाएगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब जानिए। ठीक, अब आता है विशिष्ट चालकता। फिलहाल और ज़्यादा बढ़ना चाहे तो अच्छा, इसकी इकाई के बारे में बात कर लेता हूँ। चलिए, इकाई या मात्रक क्या होगा विशिष्ट प्रतिरोध का। देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध ये है बेटा, तो क्या होगा, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो रो इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, आर ए बाई एल। तो L1 और L को A से भाग देंगे तो क्या L बचेगा, बोलो, अरे मुंह क्यों फाड़ देते हो। हाँ, A का मतलब क्या होता है, 2L नहीं होता, L² होगा। हाँ, ये क्या होगा, R L का, A का क्या वैल्यू होगा, L इंटू L, तो क्या होगा L कट गया तो क्या बचा, रो इज इक्वल्स टू R इंटू L। अब इसकी इकाई के बारे में बात करते हैं, रो की इकाई। ये सब क्वेश्चन आते हैं, रो की इकाई बताओ विशिष्ट प्रतिरोध की। तो इसकी क्या होगा, R की इकाई क्या है, कि बताया था भी, बोलो, ओम। और L की इकाई क्या है, सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, इकाई क्या हुआ, ओम सेंटीमीटर, यहां पर लिखा है ओम सेंटीमीटर। प्रतिरोध क्लियर, विशिष्ट प्रतिरोध क्लियर, ठीक, क्लियर है ना, कल तक पूरा याद हो जाएगा। ठीक, अगला देखो क्या बता रहा हूं, विशिष्ट चालकता कुछ नहीं है, प्रतिरोध समझ, विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आ गया। क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, इकाई आयतन वाले चालक का प्रतिरोध।
लेकिन विशिष्ट चालकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा बोलो। तो क्या हुआ? विशिष्ट प्रतिरोध, अच्छा विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से दर्शाते हैं। देखो ये K है, ये स्मॉल k है, और ये जो है ना ऐसे करके ऐसे छोटा सा ये कप्पा होता है। लेकिन एग्जैक्ट वो डिज़ाइन बनाना बड़ा मुश्किल होता है जो प्रिंट होके आता है। ठीक है, तो हम लोग K ही लिख देते हैं जैसा। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है, विशिष्ट चालकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। तो विशिष्ट चालकता 1/ρ। ठीक है, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। हो गया। अब यहां पर एक बात बताओ, रो कहां से मिला था? R इज इक्वल्स टू रो L/A से मिला था, बोलो। और इसमें मान रखना, तो रो बराबर क्या हो जाएगा बोलो? RA/L। तो मैं इस जगह पे मान रखूंगा तो क्या होगा? कप्पा इज इक्वल्स टू ये 1/, है तो 1 तो हो गया ऊपर ही। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? रो का मान रखना है, तो रो का मान क्या होगा? RA/L, उल्टा। तो ये मतलब होता है। अब इसकी इकाई के बारे में बात, अच्छा इसका इकाई बोल देते हैं। इकाई क्या होगा? इसकी इकाई जो है वो क्या हो सकता है जरा देखें। कप्पा इज इक्वल्स टू L क्या होगा? सेंटीमीटर, बोलो। और R क्या होगा? ओम। और A क्या होगा? L इंटू L है तो क्या हो? सेंटीमीटर स्क्वायर, बोलो। तो एक cm और एक cm कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/ओम सेंटीमीटर, यानी कि प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, पर ओम पर सेंटीमीटर। इसी को, हाँ चलिए हो गया, क्लियर है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि ये प्रति ओम को हम लोग प्रति ओम को मो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मो। तो कुछ जगह पर ऐसे भी लिखा जाता है MHO, मो पर सेंटीमीटर, ये भी लिखा जाता है। ठीक, कई जगह अलग अलग चीज़ें होती है। अब देखा तो मेन तो यही भी लिखना है। अभी फिलहाल बात की ज़रूरत की बात है, जब जरूरत पड़ेगी तो सोचेंगे। अब चलते हैं चालकता। प्रतिरोध समझ में आया? प्रतिरोध क्या है? अवरोध है। और चालकता क्या है? चालकता क्या है? प्रतिरोध का उल्टा। चालकता, कंडक्टेंस, इसको हम दर्शाएंगे C से। ठीक, क्या आप लोगों का टेस्ट भी लेना होगा कि नहीं? क्लास के बाद टेस्ट मतलब लेना है कि नहीं लेना है? नहीं, नो प्रॉब्लम, नहीं लेते। ठीक, खुश? लेना है ना, तो जवाब देना बेटा। ठीक है, बिना टेस्ट का कोई आगे बढ़ नहीं सकता है, ध्यान रखना लाइफ में। ठीक है, खुद का टेस्ट है। टेस्ट का मतलब मैं थोड़ी लूँगा यार, तुम ही लोग लोगे। मैं तो हाथ नहीं लगाता, पूछो ना, कॉपी चेक ही नहीं करता। तुम ही लोग चेक करते हो ना? हाँ, तो मेरे को ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट है अपना पढ़ाने में और बेहतर पढ़ाने में। ठीक है, आगे चले। चालकता क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या हुआ? उल्टा। तो क्या होगा? चालकता प्रतिरोध में क्या है? तो ये व्युत्क्रम होता है R। व्युत्क्रम मतलब 1/R। मजेदार बात हो गया। अब चाहे तो तुम R का वैल्यू रख सकते हो। R के बारे में तो जानते हो क्या होता है? R इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है? रो L/A होगा। तो अगर चाहो तो इसमें रख सकते हो। क्या रख सकते हो? बोलो A/ρL होगा। मैंने इसमें मान रखूंगा ना, इसमें थोड़ी रखूंगा। तो क्या होगा? नीचे से ऊपर। तो क्या रो L/A है, तो अब क्या हो जाएगा? A/ρL हो जाएगा, बस और कुछ थोड़ी है। अगर आप इसकी जगह पे, रो की जगह पे 1/कप्पा लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, रो बराबर। तुम्हारी मर्जी भाई, मेन तो यही है। ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो कप्पा इंटू A/L। ठीक, चलिए हो गया के बारे में। अब बात कर रहे थे हम लोग सेल स्थिरांक क्या है। तो बेटा जब आप किसी विलयन की चालकता के बारे में पता लगाते हो तो किसी सेल में रखते हो। सेल किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रोड लगा हो, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो। तो सेल क्या होता है? हमेशा एक निश्चित होती है। कैसे? ये हो सकता है सेल, मान लेते हैं
कि एक बीकर लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए और इस तरह से इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विलयन है। अब ये इन दोनों के बीच में जो विलयन होगा उसकी जो चालकता होगी, अब सेल को बार बार तो बनाओगे नहीं, वो तो एक बार निश्चित रूप से बनेगा, एक ढक्कन में लगा रहेगा उसका इलेक्ट्रोड या निश्चित दूरी पर प्लेट रहेगा, तो इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी निश्चित है L। इसी तरह से हर एक इलेक्ट्रोड का अपना एक क्षेत्रफल है। इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, अब देखो दोनों 2 प्लेट लगे हुए थे ना इसमें, बोलो क्या लगे हैं, 2 प्लेट लगे हैं, दोनों प्लेट के बीच जितना भी विलयन आएगा उसी विलयन की चालकता निकलेगी ना इसमें, बोलो। तो ये चालक की लंबाई हो गई L, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल जितना होगा उसके बीच आने वाले विलयन का क्षेत्रफल होगा। समझ में आ रही बातें? तो ये सब कुछ उसी के आधार पर होगा, तो ये सब कुछ फिक्स है। तो विद्युत अपघटनी चालकता में, विद्युत अपघटनी सेलों में जो चालकता होगी विलयन की, वो उसका एक स्थिरांक होगा, और ये स्थिरांक होगा, इस स्थिरांक को हम x से दर्शाते हैं, ऊपर लिखा भी है, तो x = L/A होता है, यानी कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहां पर क्या चीज है मैं बता देता हूं, L है इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी, और दूसरा A है इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। मोलार चालकता या मोलार कंडक्टिविटी होता क्या है? एक्चुअली मोलार चालकता के मतलब समझिएगा, इसको मोलार कंडक्टिविटी भी कहते हैं। मोलार कंडक्टिविटी मोलार कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। मोलार कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो यही शब्द आता है। मोलार कंडक्टिविटी का मतलब होता है, मोलार मतलब होता है मोल, अब मोल मतलब 1 मोल। कोई ऐसा विलयन है जिसमें 1 मोल विलेय घुला हुआ है, 1 मोल कोई विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। विद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं मैंने कल बताया था, जिसको पानी में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं, समझ रहे हैं? जैसे नमक है, नमक टूट जाता है, शक्कर नहीं टूटता आयनों में, आयन मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में टूटते हैं। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे विद्युत अपघट्य हुए, तो 1 मोल विद्युत अपघट्य अगर किसी विलयन में उपस्थित है तो उस विलयन की जो चालकता होगी उस चालकता को मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। सिंपल है, 1 मोल विलयन में, हाँ, विलयन की जो चालकता होगी उसे हम क्या कहेंगे? मोलर चालकता कहेंगे। मोलर चालकताओं को हम आगे दर्शाते हैं लैम्डा m से। अब इसको और भी कई तरीकों से परिभाषित किया गया है, तो इनकी परिभाषाओं को और भी दूसरे रूप में ले सकते हैं। बोला गया है 1 ग्राम मोल। 1 ग्राम मोल मतलब होता है मोल 1 मोल, सीधा सा मतलब। जैसे हमने यहाँ पर 1 मोल शब्द बोला, उसी को हम 1 ग्राम मोल भी कह सकते हैं। बोलने के कई तरीके होते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं, तो क्या इसमें कन्फ्यूजन नहीं आना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है, 1 ग्राम मोल यानी 1 मोल विद्युत अपघट्य को VmL, VmL मतलब आप उसका आयतन कम या ज़्यादा जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, पर उसमें 1 मोल घुला हुआ है। 1 मोल, मोल के बारे में मैंने पढ़ाया है आपको, चाहे बेसिक से बात करें चाहे जैसे भी। बेसिक लिया कि नहीं मिला? मोल पढ़ाया, अणुभार पढ़ाया, सब पढ़ाया ना, तो वो आप समझ लीजिए बस मोल। तो 1 मोल विद्युत अपघट्य लिया गया, उसके जितने भी आयन मिलेंगे वहाँ पर, 1 मोल विद्युत अपघट्य घोलने पर जितने भी आयन मिलेंगे उन सभी आयनों का जो चालकता होगी उसी को मोलर चालकता कहते हैं। तो क्या लिखा है? 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने पर उत्पन्न आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m से दर्शाते हैं। अब उसको और भी तरह से अगर परिभाषित करें तो देखो, आप ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, आपकी मर्जी, आप तीनों लिखो एग्जाम में, क्योंकि आपके लिए बताना चाहूंगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर आप छोड़ के पढ़ते हैं तो जानिए आप। फिर बात करते हैं विद्युत अपघट्य के विलयन की। ये विद्युत अपघट्य है ना पूरा शब्द। विद्युत अपघट्य के विलयन की आणविक चालकता, आणविक चालकता मतलब मोलर चालकता, इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है, आणविक चालकता भी कहते हैं। एग्जाम में ये शब्द भी आए तो आप समझ जाना, आणविक चालकता। किसी विद्युत अपघट्य, क्या लिखा है? किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की आणविक चालकता उनकी विशिष्ट चालकता, कल हमने देखा था विशिष्ट चालकता को कप्पा से दर्शाया था,
विशिष्ट चालकता और उस विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि मोलर चालकता इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी होता है, इन्होंने कहा। बस यही कहानी है। अब इसको हम आगे करते हैं। अब आपको एक बार बता दें कि ये मोलर, हमने यहाँ पर आयतन का कैसे निकालेंगे। आप जानते हो, फॉर्मूला जानते हो मोलरता। मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हो, बोलो दर्शाते हो ना। तो इसका फॉर्मूला क्या आप जानते हो, डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू वी होता है। ठीक है, वी किस में है, एम एल में है। अगर मैं वी को यहीं पर ये कहता हूं कि भाई डब्ल्यू बी बाई एन बी एम बी, आपने पढ़ा है एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मोल बराबर द्रव्यमान बटा अणुभार। तो हमने एन की वैल्यू को कितना बोला है, एन ना, एक मोल बोला है ना, तो एन की वैल्यू कितना है, 1 है। अर्थात ये हुआ, चूंकि डब्ल्यू बी बाई एक, तो इसको हमने एक थ्योरी में इसको लिख देता हूं, छोटा सा लाइन में मैं लिखता हूं, 1 मोल विद्युत अपघट्य लेने पर, विद्युत अपघट्य, मैं ठीक से लिख दूं, विद्युत अपघट्य लेने पर अगर हम विद्युत अपघट्य 1 मोल ले रहे हैं तो n इज इक्वल टू कितना हुआ, 1। अर्थात हमें मिलता है n इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी होता है। तो n की वैल्यू कितना है, 1 है, यानी कि ये पूरा डब्ल्यू बी बाई एम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं समीकरण 2 मानता हूं तो क्या बोलूंगा, सूत्र 2 में मान रखने पर, मैं चूंकि जबकि वाला सिस्टम पे नहीं लिखा रहा हूं ताकि वहां पर समझ में ना जाए, ये बड़ा अच्छा तरीका है, फॉर्मूले रखिए, फॉर्मूले में वी को निकालना। इसका मान कितना हो गया, डब्ल्यू बी बाई एम बी कितना हुआ, 1, तो हम ये 1, तो अर्थात क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, इसका मान 1 हो गया टोटल का, तो हो गया 1000 बटा v हो गया। तो हम v का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो v इज इक्वल टू हो गया, तो v इज इक्वल टू हो गया कितना, 1000 बाई m। v का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। एक में रखने पर, अगर ऐसा करते हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं, v का मान यहां पे रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इनटू v का मान कितना आ रहा है, 1000 बाई m। बस, चूंकि हम m को, m मोलरता है, हम उसको C से भी दर्शाते हैं, तो उसको मोलर सांद्रण कहते हैं इस टाइम पे। मोलर सांद्रण कहते हैं। एक मिनट इसको मिटा देता हूं। मोलर सांद्रण C से दर्शाते हैं, C भी कहते हैं इसको। तब हम इसकी जगह पे या हम लिख सकते हैं लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 बाई C भी लिख सकते हैं। तो 2 तरह के फॉर्मूले हमारे होते हैं इसके लिए। तो ये होता है मोलर सांद्रता या आणविक चालक, मोलर चालकता या आणविक चालकता। आणविक चालकता का सीधा सा अर्थ हुआ 1 मोल, अगर किसी, दरवाजा ठीक से बंद करो, 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला होगा किसी भी विलयन में, ठीक है, तो उसकी जो चालकता होगी, संपूर्ण आयनों की चालकता होगी, इसको मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा। हमने मोलरता पढ़ाया, आपको मोल पढ़ाया है, तो सारी चीज़ों को आप आगे करते जाइए। तो क्या बेसिक कर रहे हो? आपने किया बेटा? कुछ भी किया है आपने? कितना लेक्चर कर दिया? देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो आपके लिए 12th वाले टीचर को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसका। अच्छा, तुम थोड़े 1 महीने पहले आते तो कुछ और कर सकते थे हम लोग, ठीक है, लेकिन अगर 1 महीने पहले नहीं भी आए तो कोई लॉस नहीं है। ये जो चैप्टर जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग जो बाद में आए हो,
उनको इतना ही कह रहा हूँ कि जो बच्चे बाद में आए हैं उनकी पूरी क्लासेस मैं बाद में लूँगा, ठीक है, वो टॉपिक। लेकिन तब जब आप लोग एक बार पढ़ लो तो मुझे भी पढ़ाने में आनंद आएगा, तुमको भी पढ़ने में आनंद आएगा। और यहाँ पर ऐसा कोई भारी भरकम टॉपिक नहीं, बस ये बोल रहा है कि मोलर चालकता क्या है। ऐसा विलयन जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य खुला हो, उसकी जो चालकता मतलब भी बताया था कल, विद्युत धारा का बहना, सिंपल वे में बताया हूं मैं, है ना। तो वो बहाव जो है वो कितनी होगी, विद्युत चालकता कितनी होगी, तो उसी चालकता को कहा गया मोलर चालकता किया, सिंपल है। चलिए साहब आगे लिखोगे कि आप लोग बाद में लिख लेते हो? बाद में लिखने से ज़्यादा फायदा है कि ज़्यादा टॉपिक में कवर कराऊंगा, ठीक है। चलिए, मशीनें इतनी इसीलिए ली जाती भैया, 5-5 लाख की मशीनें क्यों रखता है आदमी, ठीक, समझ में आई बातें? हो गया, आगे बढ़ूं। यूनिट, इसकी क्या इकाई होगी? अब देखो यहां पर इकाई क्या हो सकती है, हमारे पास फॉर्मूला ये है। तो फॉर्मूला क्या है मोलर चालकता का? लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरता, यही है इसकी इकाई, इसका फॉर्मूला। इकाई कैसे निकाला जाएगा? पहली बात है कप्पा की इकाई क्या है, मैंने कल बताया था कप्पा की इकाई क्या है। अगर मैं भूल गया हो तो कप्पा की इकाई निकालने का क्या तरीका हो सकता है? तो आप जानते हो R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। और रो मतलब क्या हो जाएगा, रो को K में कन्वर्ट करें तो 1 बाई के हो जाएगा, L बाई ए ही होगा। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बाई ए इंटू आर। L1 ये L बचेगा, कल बात हुई थी। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा, ये बटा लंबाई की इकाई होती सेंटीमीटर और इसकी इकाई होती ओम, तो ओम सेंटीमीटर। तो क्या हुआ इसकी इकाई, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, इसकी इकाई है। तब हमने पता, और यहां पर किसकी इकाई, कप्पा की इकाई पता है। और मोलर सांद्रण है, मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, कल बात किए थे उस दिन। और तो हो गया हमारे पास इकाई रखते हैं तो लैम्डा m इज इक्वल टू, ये है इसकी इकाई मिल गया हमको प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर बाय ये है मोल प्रति लीटर। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इकाई हो गया हमारे पास प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर प्रति मोल, क्योंकि अब ये ऊपर जा रहा है प्रति मोल, और ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो लीटर, ये है इकाई, ठीक है। तो किसकी इकाई, लैम्डा m लैम्डा m की इकाई मिल गया। तो ये तो आपको याद रखना चाहिए था, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर किसकी, कप्पा की इकाई होती है। तो इस तरह से कोई चीज़ अगर रट्टा मार के रखे रहोगे तो भूल जाओगे, याद रखना। कहीं अचानक पूछा कि इसकी इकाई क्या है, आपने क्या किया, इकाई को याद करके रखे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद है तो अच्छी बात है, पर मैं जानता हूं कि याद नहीं रहती इतने लंबे समय के लिए, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो, आज शादी ब्याह में गए क्या बच्चे? चलिए, दूसरे तुल्यांकी चालकता, वहां पर बोला गया था कि 1 मोल घुला हुआ है। अगर ऐसा विलयन जिसमें उसका 1 मोल घुला हुआ है तो उसकी मोलर चालकता, जो उसकी चालकता होगी इसको मोलर चालकता कहते हैं। यहां पर क्या कहेंगे, 1 नॉर्मल घुला हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि 1 नॉर्मल नहीं बोलूंगा, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। कितना घुला है, 1 ग्राम तुल्यांक। 1 ग्राम तुल्यांक मतलब क्या हुआ, तो यहीं पर बोला गया 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य की विलयन की चालकता, उसकी तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। 1 ग्राम यानी कोई विद्युत अपघट्य का कितना घुला हुआ है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम तुल्यांक का मतलब तुल्यांकी भार के बराबर। और तुल्यांकी भार क्या, कल मैंने पढ़ाया था बेटा। गड़बड़ी ये होती है 12th में आने के बाद, बताता हूं, पूरा 11th खाली रहने से तकलीफ होता है थोड़ा सा, लेकिन तकलीफ को झेलोगे तो तकलीफ में होगा। अगर बात बता रहे हैं उसको आप रेगुलरली पढ़ाई करते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पूरा 12th इतना सुधर जाएगा कि आप जिंदगी भर ये सोचोगे कि यार जिंदगी में पहली बार सही किया, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने, यहां पर बोला कि किसी पदार्थ, किसी विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांकी भार, 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ घुला हो, यानी उसके तुल्यांकी भार के बराबर द्रव्यमान। जैसे अगर सल्फ्यूरिक अम्ल घुला है तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या निकाले थे, 49 निकाले थे आप लोग। तो यानी 40 ग्राम
सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में घोल दीजिए, वो जितना विलयन है उस विलयन की जो चालकता होगी उसकी मोलर तुल्यांकी चालकता होगी, यही इसका अर्थ है। इस अर्थ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो तुल्यांकी भार किस में आता है? मोलरता, नॉर्मलता में आती है ना, उसी नॉर्मलता की यूज करेंगे। तो इसको दूसरे तरह से कह दिया गया परिभाषा, 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL विलयन में घोलने पर जो उसकी चालकता होगी, संपूर्ण आयनों की जो चालकता होगी, उस आयनों को यानी उत्पन्न होने वाले आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहेंगे। बस बोलने के 3 अलग अलग तरीके हैं। फिर क्या कहा जा रहा है कि अगर उसको अगर परिभाषित करें तो कह सकते हैं कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके मोलर विशिष्ट चालकता और उस विलयन के आयतन के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात हमें एक बात पता चल गया, ये कहता है लैम्डा EQ, इसको हम दर्शाते हैं लैम्डा EQ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा EQ से दर्शाते हैं। तब ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते ही हैं कहीं ना कहीं। अगर 2-3 साल का पेपर उठाओगे तो 1 साल में बिल्कुल दिखेगा आपको। तो 33% पूरा चांस है इसका। तो कप्पा इंटू V इसमें भी आएगा, लेकिन चूंकि यहां पर तुल्यांकी भार लिखा हुआ है इसलिए फॉर्मूला लगेगा नॉर्मलता वाला। नॉर्मलता इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई EB इंटू V in ml। करेक्ट। अब बोलो चलो क्या होना है मान रखते हैं। चलिए, हमारे पास सवाल ये हुआ, विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक लेने पर, अगर 1 ग्राम तुल्यांक ले रहे हैं मतलब उसका जो द्रव्यमान है WB उसके तुल्यांकी भार के बराबर है। समझ रहे हो? जब ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा एक दूसरे से। बोलो ये 5 भी आ रहा है, ये भी 5 है, मान लो तो 5/5 क्या कटेगा नहीं। अर्थात अतः हमारे पास क्या हो जाएगा, N इज इक्वल्स टू, बोलो ये कट गया तो कितना बचेगा, 1000 बाई बोलो V। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऐसे कोई सॉल्व नहीं करेगा तुम्हारे स्कूल में, ध्यान रखना। वो चूंकि जबकि करेगा आप कंफ्यूज रहोगे, कुछ नहीं कर सकोगे, बता देता हूँ। ये सॉल्यूशन सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल तरीका है अगर आप फॉर्मूले का मतलब जानते हो तो चलिए ये हो गया, तो ये होगा 1000 बाई N हो गया। बोलो V का मान रख सकते हो समीकरण में, V मिल गया नहीं, तो समीकरण किसमें, 1 में मान रखने पर यहां पर होगा कि लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई V का मान रख रहे हो N हो गया। ये हो गया। एक और चीज बता देता हूं साथ ही में, तो नॉर्मलता कहते हो आप, नॉर्मलता N है और नॉर्मलता को एक दूसरा नाम दिया जाता है तुल्यांक सांद्रता। तुल्यांक सांद्रता यानी CEQ भी लिख देते हैं कहीं पे। अतः हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, लैम्डा EQ मतलब इक्विवेलेंट तुल्यांक, कप्पा इंटू 1000 बाई CEQ। तो ये दोनों तरह से प्रदर्शित की जाती है ना, इसलिए हम लिख रहे हैं आपके लिए। तो ये हो गया बेटा आपका EQ। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास, चाहे ये का हो या वो का हो, यहां तक भी लाके छोड़ोगे तो भी चलेगा। तो डिपेंड करता है आपकी स्टडी किस गहराई में है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा। फिर इसकी सांद्रता की बात करते हैं। चलिए इसकी इकाई की बात करते हैं। EQ, लैम्डा EQ की इकाई, सूत्र क्या है आपके पास, सूत्र है लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा इंटू 1000 बाई N। इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई है प्रति ओम, अभी किए थे प्रति सेंटीमीटर। नंबर का कोई इकाई नहीं होती तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो ये N क्या होता है,
नॉर्मलता भी लिख सकते हो या ग्राम तुल्यांक भी सकते, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, तो होगा ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, या दूसरा भी ले सकते हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। तो ये प्रति सेंटीमीटर प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, ये होगा ग्राम इक्विवेलेंट प्रति ग्राम इक्विवेलेंट लीटर, या ले सकते हो प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर बटा नॉर्मलता। तो ये लिखा जा सकता है प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर प्रति नॉर्मल, दोनों लिखा जा सकता है, ये याद रखेंगे। तो इस तरह से तो इकाई ज़रूरी है, कई बार पूछा जाता है सिर्फ इकाई बताइए, 2 नंबर मिल जाते हैं बच्चे को, ये कोई आसान नहीं होता है। तो आपको डेराइव करोगे तो हमेशा याद रहेगा, मैं बता दूं उधर से आने पर इधर भूल जाएगा, और एक ही चीज़ को थोड़ी ही करना, पूरी केमिस्ट्री में भरा पड़ा है चीज़ें, इसलिए सीखना ज़रूरी है। फिलहाल अगला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलरॉच का नियम। ये सुपर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ये ध्यान रखिएगा। आज जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हो आप लोग। कोलरॉच का नियम क्या कहता है? कोलरॉच का नियम कहता है विलयन का अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, अनंत तनुता पर, यानी जब विलयन में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, यानी हम पानी मिलाते गए क्या हो गया, तनु होते गया। तनु होना कब होता है? शक्कर का विलयन बनाया हो, उसमें आप पानी जितना ज्यादा मिलाओगे क्या होगा, पानी बढ़ेगा, विलय कम होता जाएगा। तो जब विलय कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, तनु कहते हैं ना। तो इसमें अनंत तनुता मतलब हमने इतना ज्यादा पानी मिलाया कि विलय की मात्रा बहुत कम है। उस स्थिति में बोला गया कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, अब उसकी चालकता कितनी हो, मोलर चालकता मतलब बताया था, मोलर चालकता मतलब क्या होता है, 1 मोल विद्युत अपघट्य है, पानी में घुला हुआ है, तब उसकी जो चालकता है वो हो गया, तो उसको मोलर चालकता कहते हैं। अगर उसमें पानी बहुत ज्यादा मिला ले, उतना ही 1 ही मोल घुला हुआ है, लेकिन बहुत बड़े आयतन की बात करें, तब उसकी मोलर चालकता उनके आयनों की चालकताओं का योगफल होता है। क्या बोला गया? 2 मानों का योगफल होता है। विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 2 मानों का योगफल होता है। एक मान धनायन पर निर्भर करता है, दूसरा मान ऋणायन पर निर्भर करता है, बस। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, हम यहां पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता को दर्शाएंगे लैम्डा एम इन्फिनाइट। अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या होता है? लैम्डा एम होता है, और अनंत तनुता पर मतलब लैम्डा एम इन्फिनाइट। ये 2 मानों का योगफल होता है। पहला मान न्यू प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनाइट प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनाइट, 2 मानों का योगफल होता है। ठीक, अब हम इन्हीं मानों को ध्यान से सुने। यहां पर क्या है बस बताना है और कुछ नहीं करना है आपको, समझ रहे हैं? यहां पर ये चीजें क्या क्या चीजें बताना है। यहां पर आपको लैम्डा एम इन्फिनाइट, इसको कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। आप इसको नोट करेंगे ना, बाकी सब चीजों को, चालकता, या इसको कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। 2 नामों से जाना जाता है। सीमांत शब्द लिखा होगा, या देखो एग्जाम में प्रश्न आएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या है, या सीमांत मोलर चालकता क्या है, या उसका नियम क्या है, तो सब कोलरॉच के नियम से रिलेट करेगा। ठीक, अब क्या क्या दिया है? न्यू प्लस तथा न्यू माइनस, ये है धन आयन तथा ऋण आयन का, ऋण आयनों का सूत्र इकाई। अब इस सूत्र इकाई का क्या मतलब है? उदाहरण, यहां पर एक उदाहरण देता हूं सूत्र इकाई का मतलब। सूत्र इकाई का मतलब होता है NaCl में
न्यू प्लस होगा 1, न्यू माइनस होगा 1, न्यू माइनस होगा 1। कैसे? इसमें ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन कितना है? 1 है, Cl 1 है, Na 1 है, Cl 1 है। अगर मैं CaCl2 में बोलूं तो कितना होगा? न्यू प्लस 1 है, जबकि न्यू माइनस कितना है? 2 है। सॉरी, है कि नहीं? Cl माइनस कितना है? 2 है। तो जो आयनों की संख्या बताता है, बस और कुछ नहीं। अगर मैं Al2O3 बोल दूं तो मैं न्यू प्लस जो है आपका 2 है और न्यू माइनस जो है वो आपका 3 है। बस यही मतलब हुआ। फिर आपके पास बच गया क्या? लैम्डा पॉजिटिव इन्फिनाइट, लैम्डा प्लस इन्फिनाइट और लैम्डा माइनस इन्फिनाइट। ये है धनायन तथा धनायनों। अच्छा, साफ नहीं दिख रहा है क्या? ठीक से लिख लूं। धनायनों तथा ऋणायनों का अनंत तनुता पर मोलर चालकता, आयनिक चालकता है। तो ये है। ठीक, ये है आपका नियम और कंप्लीट कोलरॉच का नियम। कोलरॉच का नियम इतने में खत्म हो गया। बस इसमें क्या क्या चीजें बताना है और इसलिए आसान है ये। इसमें एक और चीज जानना होता है कोलरॉच के नियम के साथ, ये भी बता देता हूं आपको आज की क्लास में, कि कोलरॉच के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग है ये पूछे जाते हैं। अनुप्रयोग मतलब उसकी क्या एप्लीकेशन से क्या उपयोग है हमारी केमिस्ट्री में। तो बस याद रखना, इतना ही याद रखना, ज़्यादा लंबा नहीं जाना। अगर आप ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो बहुत कुछ है पढ़ाने में। तो फिलहाल इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग ये है, या इसका एप्लीकेशंस ये है कि ये दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करता है। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या मतलब होता है? ऐसा विद्युत अपघट्य जिसको जल में घोलने पर वो पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता है। तो एग्जाम्पल जैसे CH3, COOH, NH4, OH, BaSO4, सिल्वर क्लोराइड AgCl आदि। इन सब की क्या निकालता है ये? अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करता है। करने के लिए महत्वपूर्ण कौन? कोलरॉच का नियम। दूसरा बोलता है वियोजन की मात्रा की गणना किया जा सकता है। वियोजन की मात्रा की गणना करने के लिए अल्फा लैम्डा C बाई लैम्डा C बाई लैम्डा M, ये इन्फिनाइट में है, ये इन्फिनाइट में, ऐसे भी ज्ञात कर सकता है। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर बाद, तो इसको रहने दीजिए अभी। तो सिर्फ ये हेडिंग बस याद रखिए। वियोजन की मात्रा की गणना करने में महत्वपूर्ण है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन स्थिरांक की गणना करने में महत्वपूर्ण है। वियोजन स्थिरांक को कैसे दर्शाते हो? कि वियोजन स्थिरांक। इसी तरह से अल्प विलेय लवण, जैसे ये कम घुलनशील लवण है, तो इसकी भी विलेयता ज्ञात करने में मदद करता है। इसी तरह से जल की आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में महत्वपूर्ण है। इनमें से इतना करने के बाद और भी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई जानकारी आपको चाहिए रहता है कि उस विज्ञान को हमें पूरा गहराई में देखना है, ताकि हमारी केमिस्ट्री में किसी तरह का भी प्रश्न आए हम उसे सॉल्व कर सकें। मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आपकी सोच में सिर्फ और सिर्फ यही है कि 11th तक ही निकल जाए या 12th अच्छा निकल जाए, तो फिर कोई बात नहीं, हमारा पढ़ाई हो चुका है। मैं बता देता हूँ हर बार, ताकि उसके बाद पढ़ना नहीं पढ़ना तुम्हारी मर्जी रहती है उस टॉपिक से।